मेरी उम्र 19 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। पूरा वजूद थकन से चूर हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ चुका हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून करने लगी और अपने हाथों से अपने सर को मसाज देने लगी। मेरे करहाने की आवाज़ सुनकर मेरा भाई असफंद कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ नाइमा, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, भाई काम बहुत होता है, अम्मी तो सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज से छुट्टियां क्या हुई हैं, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजमा भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर असफंद हंसा और मेरे पास बैठ गया। फिर कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, इसे पियोगी तो सुकून हो जाएगा। मैंने असफंद की बात सुनी तो मुस्कुरा गई। कहने लगी, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। असफंद कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध का गिलास साथ वो ले आया। मुझे असफंद पे बहुत प्यार आया था। दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेरों दवाएं देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। असफंद कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वो मेरे सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा। दर्द की शिद्दत भी कम होने लगी थी। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी। कब मैं गहरी नींद में चली गई पता ही ना चला। कई घंटे तक मैं सोती रही। मेरी आंख अम्मी की आवाज़ पर खुली थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सरबरी तरह बुरी बोझल थी। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। मेरी अजीब बात थी, अम्मी अब्बू ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक़्त का एहसास ही ना हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के इर्द गिर्द अंधेरा छा गया और दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन मैं गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने के मेज़ पर सब बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर असफान के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे देखकर खाना मेरी प्लेट में डालकर देने लगा और फिर अम्मी को कहने लगा, अम्मी आप नाइमा पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अरे अगर मुलाजमा नहीं आ रही तो उसकी जगह कोई और रख लें। ये बेचारी सारा दिन काम कर कर के थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ही ख़राब हो चुकी थी। मैं काफ़ी बोझल महसूस कर रही थी। मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ अब्बू की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्चे भी कुछ कम ना थे, इसलिए मेरी अम्मी भी इस कंपनी में जॉब करती थी जहाँ पापा करते थे। मैं और असफान कॉलेज जाते थे, मगर अभी इम्तिहान की वजह से छुट्टियाँ थी, इसलिए हमें घर में ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से असफान मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैंने उसे मना करती मगर कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मगर एक रात जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे तो होश उड़ गए कि असफंद कभी ऐसा भी कर सकता है। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि आधी रात के वक़्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ हो, आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था।
मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाज़े को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद थी कि एक मरतबा फिर मुझे कदमों की झड़प सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठा हो और वह अपना हाथ मेरी जानब बढ़ा रहा हो, लेकिन मैंने पलटकर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाज़ा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ पर भी कोई ना था। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे पानी की तलब हुई तो कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकली। ऐन उसी वक्त असवान भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे उठा देखकर कहने लगा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैं उसे बताने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर दोबारा कमरे में आई। फ़ौरन असवान भी पीछे मेरे आ गया और कहने लगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम्हें अपनी नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। मगर असफंद ज़िद करने लगा, आपको मैं अकेला किसी हाल पर भी नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। चले आप सो जाए, मैं अभी यही सो जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर वो तो मेरे कमरे में ही सोने पर बस ज़िद था। मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं पर सो गया। उस रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सराहना बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा। उसने मेरे बालों को भी सहलाया हो, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी हों और मैं पुरस्कून सी सोई रही। मुझे सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। अगली सुबह मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा ही खुशगवार था, मगर जैसे ही अपने वजूद पर गौर किया तो मैं बौखला गई। ये तो शुक्र था कि मैंने दुपट्टे से अपना जिस्म ढक रखा था, क्योंकि सोते हुए मेरी कमीज़ बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई थी क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह गाफिल होकर नहीं सोई थी। आज असफंद मेरे खुश लग रहा था, ना जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा, बोला, मैं तो रोज़ इतना खुश होता हूँ, जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों खुश ना हो। घर के सारे काम वगैरह निपटा कर मैं बैठी तो असफंद तेल लेकर मेरे सर पर आ गया। कहने लगा, नाइमा, आपके बाल को मैं आपके सर में मसाज कर दूँ। मुझे इसकी हरकत बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूम फिर आओ, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर वो तो खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, अपी, नखरे मत किया करे, किस्मत वालों को मिलते हैं मुझ जैसे भाई। आपका भाई जब आपके इन खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या मसला है? चले आए, मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून आएगा। वो मुझे वहाँ से उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे और मेरे सराहने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। असफान मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता कि आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है आप हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाड उतारता रहूं। असफान मेरा मसाज कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में तो जैसे जादू था। मसाज से मुझे इतना मज़ा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त थी। मैंने असफान से पूछा, ये कौन सा ऑयल है? कहने लगा, ये बहुत ही ख़ास तेल है, ख़ास आप ही के लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये इन बालों के लिए ही बना है। इसकी बातें बहुत प्यारी होती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि ये बात करके किस तरीके से कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मुझे नींद की वादियों में खोती जा रही थी। एक मरतबा फिर मैं सो चुकी थी, मगर जब कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा वज़न मेरी टांगों पर रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सरसरियत करता जा रहा था। मैं धीरे से उठकर बैठी और उसके पास देखने लगी। जब अपने वजूद पर गौर किया तो मैं मुकम्मल भीगी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। आखिर ये सब कुछ हुआ क्या था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर वॉशरूम गई और फ्रेश हुई थी।
अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसे लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मशक्क़त वाला काम कर रही थी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे खुसर फुसर की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे असफंद किसी से बात कर रहा हो। घर में तो मेरे और उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले तो किचन में पानी पीने गई मगर तब तक आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब असफंद बैठक से निकला तो उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे जिनको देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बाल पड़े। अगले ही पल मैं असफंद की नज़र में मुझे पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, नाइमा आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वो हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था मगर उसका हाथ पकड़कर इन पैसों को सामने लाकर बोली, असफंद इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नज़रें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना, मैं तो तजस्सुस में मुब्तला हो गई। उसने ये पैसे अब्बू को तो नहीं निकाले। मैं सख्ती से बोली तो वह सहम गया। कहने लगा, ये अब्बू के एक दोस्त के कई साल पुराना कर्ज उतारने आए थे। मैंने तो सोचा उनसे मोबाइल लूँ लेकिन इसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर ख़राब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम बजाय ये पैसे उनको देने के मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। असफंद शर्माने लगा मगर मैं वो पैसे रात को अब्बू को दे दिए। असफंद ने मेरे साथ कोई बात नहीं की। आज तो वो सोने भी जल्दी चला गया था। अगले रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी जब असफंद अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना कम था क्योंकि वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक़्त दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जब वो सब हमसे हुए अंदर दाखिल हुए मैंने फ़ौरन दुपट्टा किया और फिर असफंद को बुलाने लगी कि ये क्या तरीका है, तुम जानते भी हो इस वक्त अम्मी अब्बू घर नहीं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए। असफंद कहने लगा, ये मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा सा खाना तैयार करें, मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था मगर अब मैं क्या करती, ये करना तो ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वो बोला, खाना पड़ोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे असफंद का ये रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर आखिर वो ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना मेज़ पर लगा दिया। मैंने गौर किया था कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वो सभी मर्द थे, असफंद की उम्र से बड़े थे। अजीब तरीके से घूरते रहे जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह चुकी थी। जैसे ही वो गए तो मैं असफंद पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नज़र ना आए। मगर वो तो अगले ही पल गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है आप में? नहीं आएंगे दोबारा। मगर आप इस बारे में अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी। कैसा लड़का था ये, कभी प्यार नछावर करने लगता तो कभी चिढ़ाने लगता। बहरहाल मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे असफंद की हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी क्योंकि वो अब मुझे अजीब ही तरह देखने लगा था। इस रोज़ भी मैं जब अपने कमरे में आराम करने के लिए सोती तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस होते। मैंने जब बुखलाकर आंखें खोली तो असफंद मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी फ़िक्र इतनी है। अम्मी अब्बू को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। खैर मैं भी पुरस्कून हो चुकी थी। आंखें बंद किए सोने लगी। असफंद के हाथों का मसाज से तो मुझे नींद की वादियों में खोने लगी। मगर जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश गुम हो गए। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेड पर एक शर्ट भी पड़ी थी और साथ ही एक मेल परफ्यूम भी पड़ा था। आखिर ये सामान किसका था? मैं तो कितनी देर कुछ बोल ना सकी। सर में इस कदर शदीद दर्द से उठ रही थी। मैं दोबारा बिस्तर पर गिर चुकी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे अपने पास खुसर खुसर की आवाज़ आ रही थी मगर यह कौन बोल रहा था मैं पहचान ना सकी। मुझे तो सिर्फ असफंद की आवाज़ें लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे असफंद मेरे कमरे में मौजूद हो, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने आँख खोलकर सबसे पहले बेड की जानब देखा जहाँ पर शर्ट और परफ्यूम पड़ा था। मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ ना सकती। घर सोए मेरे
असफंद के और कोई भी नहीं होता था। फिर मेरे सोने के बाद आखिर ऐसा भी क्या होता कि मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर होता। ऐसे लगता जैसे मुझे पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस्म दर्द से चूर था, रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही थी। इस रोज़ भी असफंद मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ चुकी थी। जहन में अजीब वसवसे आने लगे थे। तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी तबीयत देखकर अम्मी भी परेशान हो गई। कहने लगी, मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करवाती हूँ। आखिर क्या मसला है तुम्हें? देखो तो कैसे जर्द पड़ चुकी हो। उस रोज़ सारी रात मैं उल्टियाँ करती रही, सांस फूल रहा था, ठीक से सो न सकी। अगले रोज़ मेरे माँ बाप हमेशा की तरह फिर से अपने काम पर जा चुके थे। उन्हें तो शायद मेरी परवाह ही नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड में ये आया था कि मैं हामला हूँ। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ कौन कर सकता था? असफंद मेरा भाई था, लेकिन फिर जहन में ये बात आई कि असफंद तो मैं अपना सबका भाई समझती हूँ, जबकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी कि असफंद मेरा सौतेला भाई है और वह मेरे माँ की औलाद है, जबकि मैं तो अपनी अम्मी की पहली शादी में से थी। इस तरह के बातें मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से अपने माँ बाप को इस बारे में बताऊं। असफंद मेरे पास बैठा, माँ बाप के सामने कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरी गाल खींच देता। अगले ही रोज़ मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा, इस बच्चे का डीएनए करके। डॉक्टर ने डीएनए रिपोर्ट पकड़ाई तो मेरे तो जैसे सांस लेना ही भूल चुकी थी। मैं जो समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। ये बच्चा तो किसी और का था, लेकिन ये कौन कर सकता था मेरे साथ? अम्मी अब्बू घर से गए तो मैं अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया और इस रोज़ वो मेरे पास आया और मेरे सर में मसाज करने लगा। मैं भी खामोशी से लेटी रही। बहुत कोशिश की कि ना सोऊं, मगर शायद इस तेल में बेहोशी की दवा थी, जिसे सूंघने में बेहोश हो जाती थी। कई घंटों बाद मुझे होश आया था। माँ बाप भी घर आ चुके थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने की तो मेरे पैरों से ज़मीन ही निकली गई। असफंद मेरे कमरे में अपने अबोश दोस्तों को ला रहा था, जो मेरे साथ बदकारी कर रहे थे। अपना मकसद पूरा करने के बाद असफंद को उन्होंने पैसे दिए और वहाँ से चले गए। ये बात मुझ पर किसी क़यामत की तरह टूटी। मैंने कमरे से बाहर जाकर असफंद को गिरेबान से पकड़ा और थप्पड़ों की बौछार की उसके मुंह पर कर दी। असफंद खुद बुखलाया हुआ था। अम्मी अब्बू भी वहीं पर आ गए। अब्बू गुस्से से मेरे हाथ पकड़ चुके थे कि होश में तो हो, पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो असफंद को? मैंने रोते हुए वो वीडियो ने दिखा दी। ये जलील इंसान मेरे साथ ये सब कुछ करवाता है। वीडियो मेरी माँ ने देखी तो फर्श पर गिर चुकी। अब्बू को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें असफंद को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गुस्से से कहने लगा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत रहती थी, लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रख कर बस रोए जा रही थी। अब्बू ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छड़वा कर घर से भाग गया और दोबारा कभी पलट कर इस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था, जिसका मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर असफंद ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला, मैं मरते दम तक भूल नहीं सकूंगी। यकीनन आज कल से इस फितने को दूर भाई वही होता है जो आपके सगे वालिदैन से हो। अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना यकीनन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वह किसी न किसी बिनते हवा की इज्जत को नीलाम करे। तो मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा कि हमेशा अपनी बेटियों के साथ पर्दों में रखे और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पे इन्हें अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में आखिर गलती किसकी थी? मेरे बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही गाफिल हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी, इस पे हद से ज़्यादा एतबार करती थी, इसे अपना सगा भाई ही समझती थी।